देशभक्त या देशद्रोही, एक ऐसा नाम जिस पर आज का भारत सबसे ज्यादा बंटा हुआ है। कुछ लोग उन्हें वीर कहते हैं, हिंदुत्व का पितामह मानते हैं, और कुछ लोग उन्हें गांधी जी की हत्या की साजिश का हिस्सा बताते हैं। लेकिन दोस्तों, राजनीति के शोर शराबे से दूर इतिहास के पन्नों में एक विनायक दामोदर सावरकर वो भी थे जिनसे ब्रिटिश एम्पायर थर थर कांपता था। हिंद से प्यार करने वाले हम सब हिंदू हैं। भारत की, अखंड भारत की, अखंड। सोचिए, एक 27 साल का लड़का जिसे ब्रिटिश सरकार ने 2 जन्मों की सजा दी, यानी 50 साल की कैद। आखिर ऐसा क्या किया था उस नौजवान ने? क्यों उसे मोस्ट डेंजरस मैन माना गया? हम सिर्फ राजनीति नहीं, सावरकर की पूरी लाइफ को डिकोड करेंगे। उनके बचपन की शपथ से लेकर लंदन में बम बनाने की ट्रेनिंग तक, काला पानी की सजा से लेकर हिंदुत्व की फिलॉसफी तक। हम चलेंगे 1883 के महाराष्ट्र में, जहां एक साधारण से दिखने वाले लड़के ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाने की कसम खाई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत एंड बियॉन्ड ऑफिशियल चैनल का सूत्रधार, और आज हम जानेंगे द मेकिंग ऑफ अ रेवोल्यूशनरी, विनायक दामोदर सावरकर। कहानी शुरू होती है 28 मई 1867 को। नासिक के पास एक छोटा सा गांव है, भगूर। यहीं एक चितपावन ब्राह्मण परिवार में विनायक का जन्म हुआ। पिता थे दामोदर पंत और मां राधाबाई। एक मिडिल क्लास परिवार था, लेकिन सावरकर कोई ऑर्डिनरी बच्चे नहीं थे। चाइल्ड प्रोडिजी कह सकते हैं आप उन्हें। सिर्फ 10-11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिख दी थी। रामायण, महाभारत और शिवाजी महाराज की कहानियां सुनकर वो बड़े हुए, लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। जब वो सिर्फ 9 साल के थे, हैजा, कॉलरा ने उनकी मां को उनसे छीन लिया। और फिर कुछ साल बाद 1899 में, जब भारत में प्लेग फैला हुआ था, उनके पिता भी चल बसे। सोचिए, सिर से माँ बाप का साया उठ चुका था। जिम्मेदारी आ गई बड़े भाई गणेश, जिन्हें बाबा राव कहते थे, के कंधों पर। लेकिन इसी दौरान एक घटना घटी जिसने सावरकर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। साल था 1897। पुणे में प्लेग फैला था। ब्रिटिश ऑफिसर WC रैंड प्लेग कंट्रोल के नाम पर लोगों के घरों में घुस रहा था, महिलाओं का अपमान कर रहा था। इस जुल्म का बदला लेने के लिए पुणे के चापेकर बंधुओं ने रैंड की हत्या कर दी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फांसी दे दी। इस घटना ने 15 साल के विनायक को अंदर से झकझोर दिया। कहा जाता है कि आधी रात को अपने घर की कुलदेवी दुर्गा, अष्टभुजा भवानी की मूर्ति के सामने वो लड़का खड़ा हुआ और उसने एक प्रतिज्ञा ली, एक शपथ। मैं अपने देश की आजादी के लिए सशस्त्र क्रांति, आर्म्ड रेवोल्यूशन का झंडा उठाऊंगा, और जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, मैं दुश्मनों से लड़ता रहूंगा, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज लड़े थे। यह सिर्फ एक टीनेजर का जोश नहीं था, यह एक आने वाले तूफान की आहट थी। 1899 में अपने भाई गणेश के साथ मिलकर विनायक ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। नाम रखा मित्र मेला। सुनने में यह दोस्तों का ग्रुप लगता था, लेकिन इसका असली मकसद था ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना। मित्र मेला में क्या होता था? वहां सिर्फ बातें नहीं होती थीं, वहां फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, तलवारबाजी और कुश्ती सिखाई जाती थी। सावरकर अपने दोस्तों को इटली के क्रांतिकारी जुझिप्पे मैजिनी की कहानियां सुनाते थे। उनका एजेंडा बहुत क्लियर था। कांग्रेस की तरह प्रेयर और पिटीशन, प्रेयर्स एंड पिटिशंस नहीं, बल्कि एब्सोल्यूट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता। याद रखिए, ये वो दौर था जब बड़े बड़े नेता भी अंग्रेजों से सिर्फ थोड़ी बहुत रियायत मांग रहे थे, लेकिन सावरकर को पूरी आजादी चाहिए थी।
सावरकर का मानना था कि क्रांति के लिए दिमाग और शरीर दोनों मजबूत होने चाहिए। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने स्कूल के लड़कों की एक फौज बनाई थी, जिसने एक बार गांव की मस्जिद पर हुए हमले का जवाब दिया था। यानी उनके अंदर एक मिलिटेंट हिंदुत्व के बीज और एक रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट के बीज साथ साथ पनप रहे थे। 1902 में सावरकर पुणे आए और मशहूर फर्ग्यूसन कॉलेज में एडमिशन लिया। यहां उनकी मुलाकात लोकमान्य तिलक से हुई, जिन्हें वो अपना गुरु मानते थे। कॉलेज में सावरकर ने एक अलग ही माहौल बना दिया। वो एक शानदार वक्ता, ओरेटर थे। जब वो बोलते थे तो छात्र मंत्रमुग्ध हो जाते थे। यहीं पर मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी रखा गया। यह नाम मैजिनी की यंग इटली से प्रेरित था। फिर आया 1905। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल का ऐलान कर दिया। पूरा देश गुस्से में था। स्वदेशी आंदोलन शुरू हो चुका था। पुणे में सावरकर ने कुछ ऐसा किया जो उस वक्त तक किसी ने सोचा भी नहीं था। 7 अक्टूबर 1905 को दशहरे के दिन उन्होंने विदेशी कपड़ों की एक विशाल होली जलाई। यह भारत में विदेशी कपड़ों की पहली सार्वजनिक होली मानी जाती है। गांधी जी के भारत आने से बहुत पहले सावरकर ने स्वदेशी का यह उग्र रूप दिखा दिया था। इस हरकत से कॉलेज प्रशासन हिल गया। उन्हें कॉलेज हॉस्टल से निकाल दिया गया और 10 रुपये का जुर्माना लगाया गया। लेकिन सावरकर रुकने वाले नहीं थे। उन्हें समझ आ गया था कि अगर अंग्रेजों को हराना है तो लड़ाई सिर्फ पुणे से नहीं जीती जा सकती। उन्हें दुश्मन के घर यानी लंदन जाना होगा। लंदन में एक भारतीय क्रांतिकारी रहते थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। उन्होंने भारतीय छात्रों के लिए शिवाजी स्कॉलरशिप की घोषणा की। सावरकर ने अप्लाई किया और जानते हैं उनकी सिफारिश किसने की थी? खुद लोकमान्य तिलक ने। तिलक ने सिफारिश में लिखा था, When there is such a rush of mediocrity, it is a pleasure to recommend such an exceptional young man. जब साधारण लोगों की भीड़ लगी हो तो ऐसे असाधारण युवक की सिफारिश करना खुशी की बात है। जून 1906 में सावरकर SS पर्शिया जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए। उनकी जेब में तिलक के दिए हुए पैसे थे और दिल में एक ही मकसद, बॉम्ब बनाना सीखना, हथियार इकट्ठा करना और भारत को आजाद कराना। लंदन में उनका ठिकाना बना इंडिया हाउस। यह दिखने में एक हॉस्टल था, लेकिन असल में यह क्रांतिकारियों का हेडक्वार्टर बनने वाला था। यहीं पर सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वो दिन में कानून की पढ़ाई करते और रात में अपने साथियों जैसे मदन लाल, ढींगरा, लाला हरदयाल और मैडम कामा को क्रांति के लिए तैयार करते। 6 से 1910 तक लंदन में सावरकर ने जो किया उसने ब्रिटिश इंटेलिजेंस की नींद उड़ा दी। उन्होंने 1851 के विद्रोह पर एक ऐसी किताब लिखी जिसे अंग्रेजों ने छपने से पहले ही बैन कर दिया, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। उन्होंने पिस्तौलें भारत स्मगल की। उनके एक शिष्य ने लंदन में ही एक ब्रिटिश अफसर को गोली मार दी। वो बैरिस्टर बनने गए थे, लेकिन बन गए द मोस्ट डेंजरस मैन फॉर द ब्रिटिश एम्पायर। जुलाई 1906 सावरकर लंदन पहुंचे। उनका ठिकाना बना इंडिया हाउस। इसे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाया था, जो भारतीय छात्रों के लिए एक हॉस्टल था। लेकिन सावरकर के आते ही यह जगह बदल गई। यहां सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। हर रविवार यहां मीटिंग्स होती थीं। बाहर से लगता था कि छात्र गपशप कर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा था? सावरकर इटली के क्रांतिकारी मैजिनी की जीवनी का अनुवाद कर रहे थे। वो छात्रों को बता रहे थे कि भीख मांगने से आजादी नहीं मिलेगी, छीननी पड़ेगी। सावरकर का नेटवर्क सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने साथी सेनापति बापट और हेमचंद्र दास को पेरिस भेजा। क्यों? बम बनाना सीखने के लिए। वहां एक रूसी इंजीनियर से उन्होंने बॉम्ब मैनुअल, बम बनाने की विधि,
हासिल की। इस मैनुअल की साइक्लोस्टाइल कॉपियां बनाई गईं और गुप्त रूप से भारत भेजी गईं। सोचिए, लंदन में बैठकर ब्रिटिश स्कॉलरशिप पर पढ़ाई करते हुए यह आदमी भारत में बम बनाने की ट्रेनिंग भेज रहा था। अंग्रेजों को भनक तक नहीं थी कि उनके साम्राज्य की नींव खोदने वाला उनके ही घर में बैठा है। लेकिन बम और पिस्तौल से भी बड़ा हथियार था सावरकर की कलम। उस समय तक अंग्रेज 1857 की क्रांति को सिर्फ एक सीपॉय म्यूटिनी, सिपाहियों का गदर कहते थे, यानी कुछ नाराज सैनिकों का विद्रोह। सावरकर ने इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में महीनों बिताए, अंग्रेजों के ही दस्तावेज पढ़े और 1909 में एक धमाका किया। उन्होंने एक किताब लिखी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1850। यह पहली किताब थी जिसने 1857 को गदर नहीं बल्कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। सावरकर ने तर्क दिया कि यह लड़ाई रोटी या वेतन के लिए नहीं बल्कि स्वधर्म और स्वराज्य के लिए लड़ी गई थी। उन्होंने इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की भी मिसाल दी थी। यह किताब इतनी खतरनाक मानी गई कि ब्रिटिश सरकार ने इसे छपने से पहले ही बैन कर दिया। दुनिया के इतिहास में शायद ही किसी किताब के साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन सावरकर हार मानने वाले नहीं थे। किताब हॉलैंड में छपी। और भारत कैसे पहुंची? चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल्स जैसे द पिकविक पेपर्स या स्कॉट्स वर्क्स के नकली कवर लगाकर इसे भारत स्मगल किया गया। भगत सिंह से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक हर क्रांतिकारी के लिए यह किताब बाइबल बन गई। गदर पार्टी ने इसका एडिशन छापा और आईएनए के सैनिकों ने इसे पढ़कर कसम खाई। अब माहौल गर्म हो चुका था। इंडिया हाउस के लड़के सिर्फ थ्योरी नहीं, एक्शन चाहते थे। सावरकर के ग्रुप में एक पंजाबी छात्र था, मदन लाल ढींगरा। जुलाई 1909 की शाम लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में एक पार्टी चल रही थी। सर कर्जन विली, जो भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सहायक थे, वहां मौजूद थे। मदन लाल ढींगरा उनके पास गए, अपनी पिस्तौल निकाली और सीधे उनके चेहरे पर गोलियां दाग दीं। वायली वहीं ढेर हो गए। लंदन हिल गया। एक भारतीय छात्र ने ब्रिटिश राज के सीने में गोली मार दी थी। इसके बाद जो हुआ वो सावरकर के चरित्र को दिखाता है। लंदन में भारतीयों की एक मीटिंग बुलाई गई ढींगरा की निंदा करने के लिए। सबने हाथ उठाया, लेकिन भीड़ से एक आवाज आई, नो, नॉट यूनानिमसली, सर्वसम्मति से नहीं। वो आवाज विनायक दामोदर सावरकर की थी। वहां मारपीट हो गई। सावरकर का चश्मा टूट गया, खून बहने लगा, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। उनका कहना था कि जब तक कोर्ट फैसला नहीं देती हम उसे अपराधी नहीं मान सकते। कहा जाता है कि ढींगरा को वो पिस्तौल सावरकर ने ही दी थी और कोर्ट में ढींगरा ने जो ऐतिहासिक बयान दिया उसका ड्राफ्ट भी सावरकर ने तैयार किया था। लंदन की आग अब भारत पहुंच चुकी थी। सावरकर ने अपने रसोइये चतुर्भुज अमीन के जरिए ब्वेन्स ब्राउनिंग पिस्टल्स भारत भेजी थीं, सामान के डिब्बों में फॉल्स बॉटम गुप्त तह बनाकर। उधर नासिक में सावरकर के बड़े भाई बाबा राव सावरकर को अंग्रेजों ने सिर्फ एक कविता छापने के जुर्म में काले पानी, उम्र कैद की सजा सुना दी। उन्हें हथकड़ियों में जकड़कर नासिक की सड़कों पर घुमाया गया। इस अपमान का बदला लेने के लिए अभिनव भारत के एक 17 साल के लड़के अनंत कान्हेरे ने 21 दिसंबर 1909 को नासिक के विजयानंद थिएटर में कलेक्टर AMT जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। और जानते हैं जैक्सन को मारने के लिए कौन सी पिस्तौल इस्तेमाल हुई? वही ब्राउनिंग पिस्तौल जो सावरकर ने लंदन से भेजी थी। जैक्सन हत्याकांड की जांच में पुलिस को सीधे तार लंदन में बैठे सावरकर से जुड़े मिले। सावरकर उस वक्त पेरिस में थे, मैडम भीकाजी कामा के पास सुरक्षित थे। दोस्तों ने मना किया, लंदन मत जाओ, गिरफ्तार हो जाओगे। लेकिन सावरकर ने कहा, मैं अपने साथियों को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता।
मार्च 1910। जैसे ही सावरकर की ट्रेन लंदन के विक्टोरिया स्टेशन पर रुकी, स्कॉटलैंड यार्ड के डिटेक्टिव्स ने उन्हें घेर लिया। मिस्टर सावरकर, यू आर अंडर अरेस्ट। उन पर आरोप थे युद्ध छेड़ना, हथियारों की तस्करी और हत्या की साजिश। ब्रिटिश सरकार उन्हें भारत भेजना चाहती थी क्योंकि उन्हें पता था कि भारत का कानून, जो उनका ही बनाया हुआ था, लंदन के कानून से ज्यादा सख्त है। उन्हें मोस्ट डेंजरस मैन माना गया और एसएसएस मोरिया जहाज में कड़ी सुरक्षा के बीच भारत रवाना किया गया। सावरकर अब एक जहाज में कैद थे जो उन्हें भारत ले जा रहा था, शायद फांसी या काले पानी की सजा के लिए। लेकिन सावरकर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जहाज फ्रांस के मार्से बंदरगाह के पास पहुंच रहा था और यहीं इतिहास की वो घटना घटने वाली थी जिसे द मार्सेल्स लीप कहा जाता है। सावरकर को लंदन से भारत लाया जा रहा था। उन पर किंग एम्परर के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप था। जहाज फ्रांस के मार्से बंदरगाह पर रुका। सावरकर जानते थे कि भारत पहुंचते ही उन्हें फांसी या काला पानी की सजा पक्की है। उनके पास भागने का यह आखिरी मौका था। सुबह के करीब 6:30 बजे थे। सावरकर ने टॉयलेट जाने की इजाजत मांगी। गार्ड्स ने उन्हें ले जाकर टॉयलेट में बंद कर दिया, लेकिन बाहर पहरा लगा दिया। अंदर सावरकर ने देखा कि टॉयलेट के ऊपर एक छोटा सा गोल रोशनदान, पोर्ट होल, है, लेकिन वो इतना छोटा था कि उसमें से सिर निकालना भी मुश्किल था। सावरकर ने अपनी बनियान, वेस्ट उतारी और उसे पोरथोल के कांच पर लपेटा ताकि कांच तोड़ते समय आवाज ना आए। फिर अपनी पतली शरीर का फायदा उठाते हुए उन्होंने खुद को उस छोटे से छेद से बाहर धकेला। कड़ाम! वो समुद्र के खारे पानी में गिरे। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। गार्ड्स ने देख लिया था, लेकिन सावरकर, जो एक बेहतरीन तैराक थे, गोलियों से बचते हुए फ्रांस के तट क्योलाब की तरफ तैरने लगे। वो किनारे पर पहुंचे और दौड़ना शुरू किया। वो फ्रांस की धरती पर थे, एक आजाद मुल्क में। उनके पीछे ब्रिटिश सिपाही और जहाज के कर्मचारी दौड़ रहे थे। थीफ, थीफ, चोर, चोर, चिल्लाते हुए। सावरकर सामने खड़े एक फ्रांसीसी पुलिस वाले, जेंडार्म, जिसका नाम पेस्किए, ब्रिगेडियर पेस्किए था, के पास पहुंचे। उन्होंने टूटी फूटी फ्रेंच में कहा, टेक मी टू अ मैजिस्ट्रेट, मुझे जज के पास ले चलो। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से सावरकर अब फ्रांस में थे और ब्रिटिश पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। उन्हें पॉलिटिकल असाइलम, राजनीतिक शरण, मिलनी चाहिए थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो फ्रांसीसी सिपाही उनकी बात समझ नहीं पाया और तभी पीछे से आए ब्रिटिश पुलिस वालों ने सावरकर को पकड़ लिया, घसीटते हुए वापस जहाज पर ले गए। वो कुछ ही मिनटों के लिए आजाद हुए थे, लेकिन वो छलांग इतिहास बन गई। जैसे ही सावरकर को वापस जहाज पर लाया गया, यह खबर आग की तरह फैल गई। पेरिस में बैठी मैडम भीकाजी कामा और फ्रांसीसी सोशलिस्ट नेताओं ने हंगामा कर दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश पुलिस ने फ्रांस की धरती पर एक आदमी को गिरफ्तार करके फ्रांस की संप्रभुता, सॉवरेंटी का अपमान किया है। यह मामला इतना बड़ा हो गया कि इसे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, द हेग, में ले जाया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट था। सोचिए, एक भारतीय छात्र के लिए ब्रिटेन और फ्रांस, दो महाशक्तियां, आमने सामने थीं। फैसला 1911 में आया। कोर्ट ने माना कि सावरकर की गिरफ्तारी में इरेगुलरिटी, अनियमितता थी, लेकिन चूंकि फ्रांसीसी सिपाही ने खुद उन्हें सौंपा था, इसलिए ब्रिटेन को अब सावरकर को वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। यह सावरकर के लिए बहुत बड़ा झटका था। अब उनका भारत में ट्रायल होना तय था। भारत में सावरकर पर नासिक षड्यंत्र केस, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस और जैक्सन की हत्या में मदद करने का मुकदमा चला। कोई जूरी नहीं थी, कोई अपील का अधिकार नहीं था। 23 दिसंबर 1910 और 30 जनवरी 1911 को फैसला सुनाया गया। जज ने कहा,
सावरकर, तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 जन्मों की उम्र कैद, 2 ट्रांसपोर्टेशंस फॉर लाइफ दी जाती है। एक जन्म की सजा 32 साल मानी गई, तो 2 जन्म यानी 50 साल। उनकी रिहाई की तारीख थी साल 1960। जब जज ने 50 साल की सजा सुनाई तो 27 साल के सावरकर ने हंसते हुए एक ऐतिहासिक बयान दिया। I am prepared to face ungrudgingly the extreme penalty of your laws, in the belief that it is through sufferings and sacrifice alone that our beloved motherland can march on to an assured triumph. मैं आपके कानूनों की सबसे कठोर सजा भुगतने को तैयार हूं, इस विश्वास के साथ कि हमारे बलिदानों से ही हमारी मातृभूमि की जीत सुनिश्चित होगी। ये शब्द उन्होंने अपनी डायरी में या किसी किताब में नहीं, बल्कि भरी अदालत में अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर कहे थे। जून 1911 सावरकर को एसएस महाराजा जहाज में चढ़ाया गया। मंजिल अंडमान। उन्हें जहाज के सबसे निचले हिस्से में लोहे के पिंजरे जैसे कमरे में रखा गया। गंदगी, बदबू और अंधेरा। सावरकर ने अपनी आत्मकथा माझी जन्मठेप, माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में लिखा है, उस जहाज में चढ़ना ऐसा था जैसे किसी जिंदा आदमी को उसके ताबूत, कॉफिन में डाल दिया गया हो। उनके पैरों में बेड़ियां थीं। वो डी कैटेगरी के कैदी थे, यानी डेंजरस। रास्ते में उन्हें लगा कि वो अब कभी भारत नहीं लौट पाएंगे। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अगर मेरा बलिदान देश को जगा सके तो मैं इसे अपनी जीत मानूंगा। 4 जुलाई 1911 जहाज पोर्ट ब्लेयर पहुंचा। सामने खड़ी थी सेल्यूलर जेल, ईंटों से बनी एक विशाल राक्षस जैसी इमारत। इसे सेल्यूलर इसलिए कहते थे क्योंकि यहां सिर्फ सेल्स, कालकोठरी थीं, कोई बैरक नहीं। हर कैदी अकेला। जैसे ही सावरकर अंदर दाखिल हुए, जेल के दरवाजे उनके पीछे बंद हो गए। उन्हें कैदी नंबर मिला 368। यहां उनका स्वागत किसी और ने नहीं बल्कि कुख्यात जेलर डेविड बैरी ने किया। बैरी ने उनसे कहा, यहां से सिर्फ 2 ही रास्ते बाहर जाते हैं, एक मौत का और दूसरा पागलपन का। लेकिन सावरकर ने मन ही मन सोचा, मैं तीसरा रास्ता बनाऊंगा, आजादी का। सावरकर अब नरक के दरवाजे पर थे। अगले 10 साल उन्हें यहां ऐसी यातनाएं दी जाने वाली थीं जिनके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाती है। कोल्हू में बैल की तरह जुटना, नंगा खड़ा रखना और महीनों तक अकेले अंधेरे में रहना। सावरकर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांतवास में रखा गया। 6 महीने तक उन्होंने किसी इंसान की शक्ल ठीक से नहीं देखी, सिर्फ दीवारें। लेकिन सबसे बड़ा टॉर्चर अकेलापन नहीं था, सबसे बड़ा टॉर्चर था कोल्हू, द ऑयल मिल। नियम के मुताबिक कोल्हू चलाने का काम सिर्फ बैलों से करवाया जाता था, लेकिन अंडमान में यह काम राजनीतिक कैदियों, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को दिया गया। सावरकर को हर दिन 30 पाउंड, लगभग 14 किलो नारियल का तेल निकालना पड़ता था। सुबह से शाम तक भूखे प्यासे कोल्हू का भारी पहिया घुमाना। अगर कोटा पूरा नहीं हुआ तो हथकड़ियां लगाकर हफ्तों तक खड़ा रखा जाता। सावरकर लिखते हैं, मेरा शरीर टूट रहा था, प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन रुकने की इजाजत नहीं थी। ये टॉर्चर इतना भयानक था कि कई क्रांतिकारी टूट गए। सावरकर के साथी इंदु भूषण रॉय, जो अलीपुर बम केस में सजा काट रहे थे, उन्होंने अपनी कोठरी में दम तोड़ दिया। वहीं एक और क्रांतिकारी उल्लासकर दत्त लगातार यातनाएं झेलते झेलते मानसिक रूप से टूट गए और असहनीय पीड़ा में चिल्लाने लगे। सावरकर ने अपनी आत्मकथा माझी जन्मठेप, माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में लिखा है कि कई बार निराशा इतनी गहरी हो जाती थी कि मन में सब कुछ छोड़ देने का विचार आता था। वो लिखते हैं, क्या फायदा इस संघर्ष का? क्या देश को कभी पता भी चलेगा कि हम यहाँ किन हालातों में मर गए? लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने सोचा, मरना तो कायरता है, मुझे जिंदा रहना होगा।
अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए। और यहीं से सावरकर का रेजिलियंस, जीवटता शुरू हुआ। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर आज सबसे ज्यादा बहस होती है, मर्सी पिटीशंस। आलोचक कहते हैं कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी, वो डरपोक थे। समर्थक कहते हैं कि ये एक कूटनीतिक चाल, टैक्टिकल रिट्रीट थी। सच क्या है? आइए फैक्ट्स देखते हैं। सावरकर ने जेल से कई बार पिटीशंस लिखी। 1911 में, 1913 में, 1914, 1918 और 1920 में। 1913 की पिटीशन में उन्होंने लिखा, आई एम रेडी टू सर्व द गवर्नमेंट इन एनी कैपेसिटी दे लाइक। वेयर एल्स कैन द प्रोडिगल सन रिटर्न बट टू द पेरेंटल डोर्स ऑफ द गवर्नमेंट। मैं सरकार की किसी भी क्षमता में सेवा करने को तैयार हूं। एक बिगड़ा हुआ बेटा अपने माँ बाप सरकार के दरवाजे पर ही तो लौटता है। ये शब्द सुनने में बहुत झुकने वाले लगते हैं, लेकिन हमें कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। कानूनी अधिकार। उस समय हर कैदी को पिटीशन देने का हक था। सावरकर अकेले नहीं थे। सचिंद्र नाथ सान्याल और बरिंद्र घोष जैसे क्रांतिकारियों ने भी पिटीशंस दी थीं। शिवाजी की नीति। सावरकर खुद को शिवाजी महाराज का शिष्य मानते थे। शिवाजी ने भी जब औरंगजेब ने उन्हें कैद किया था तो रिहाई के लिए मीठे मीठे पत्र लिखे थे और फिर मौका मिलते ही भागकर स्वराज्य खड़ा किया था। सावरकर का मानना था, जेल में सड़कर मरने से बेहतर है बाहर निकलकर देश के लिए कुछ करना। गांधी जी की सलाह। 1920 में सावरकर के छोटे भाई नारायण राव ने गांधी जी से सलाह मांगी थी। गांधी जी ने खुद कहा था कि पिटीशन फाइल करो, और उन्होंने सावरकर की रिहाई के लिए यंग इंडिया में लेख भी लिखा था। तो क्या वो डर गए थे? शायद 10 साल के अमानवीय टॉर्चर ने किसी को भी तोड़ दिया होता। लेकिन क्या वो गद्दार थे? अगर वो अंग्रेजों के वफादार बन गए होते तो रिहाई के बाद अंग्रेज उन्हें फिर से हाउस अरेस्ट में क्यों रखते? अंग्रेज तो अपने वफादारों को सर की उपाधि देते थे, 27 साल तक नजरबंद नहीं रखते। ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। क्या ये कायरता थी या एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी? अंग्रेजों ने सावरकर से कागज कलम छीन लिया ताकि वो लिख न सके, लेकिन सावरकर ने जेल की सफेद दीवारों को ही अपना कागज बना लिया। वो कील, कांटों या पत्थरों के टुकड़ों से दीवारों पर कविताएं लिखते। कमला, गोमांतक, महासागर, ये महाकाव्य उन्होंने जेल की दीवारों पर लिखे। वो रोज लिखते, उन्हें रटते और फिर मिटा देते। उन्होंने 6000 से ज्यादा पंक्तियां अपने दिमाग में स्टोर की। जब वो छूटे तब जाकर उन्होंने इसे कागज पर उतारा। दुनिया के साहित्य इतिहास में ऐसा उदाहरण शायद ही मिले। सिर्फ कविताएं नहीं, सावरकर ने जेल में एक एजुकेशन सिस्टम खड़ा कर दिया। उन्होंने अनपढ़ कैदियों को पढ़ना लिखना सिखाया। उन्होंने जेलर से लड़कर वहां एक लाइब्रेरी खुलवाई। वो कैदियों को दुनिया का इतिहास, राजनीति और विज्ञान पढ़ाते थे। वो जेल को यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रीडम बनाना चाहते थे। जेल में सावरकर ने देखा कि कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम वार्डन जैसे मिर्जा खान हिंदू कैदियों को डरा धमकाकर या खाने का लालच देकर इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे थे। सावरकर को लगा कि अगर यहां नहीं रोका तो ये बाहर भी होगा। उन्होंने जेल के अंदर ही शुद्धि आंदोलन शुरू किया। उन्होंने उन कैदियों को समझाया, उन्हें वापस हिंदू धर्म मिलाया और उनके साथ बैठकर खाना खाया ताकि छुआछूत खत्म हो। ये उनके हिंदुत्व की व्यावहारिक शुरुआत थी। 1921 आते आते सावरकर का शरीर लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन उनका दिमाग पहले से ज्यादा तेज हो गया था। लगातार पिटीशंस और देश में बढ़ते दबाव के कारण अंग्रेजों ने उन्हें सेल्यूलर जेल से शिफ्ट करने का फैसला किया। तो दोस्तों, आज हमने देखा विनायक दामोदर सावरकर कैसे एक मिडिल क्लास से निकलकर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे खतरनाक नाम बन गए। लंदन की साजिशें, इंडिया हाउस की आग और अंडमान की कोठरी, सबकी कहानी हमने खोल दी। पर यहां से असली जंग शुरू होती है। रत्नागिरी की चार दीवारी के भीतर लिखी एक किताब ने हिंदू पहचान की परिभाषा बदल दी, और वही विचार आगे चलकर सबसे बड़े विवादों तक पहुंचे। क्या यही किताब सावरकर को हिंदुत्व का जनक बनाती है? क्या उसी विचारधारा ने गांधी हत्या के बाद
उनकी छवि को धो दिया। अगले भाग में हम इन सवालों के दस्तावेज और गवाह खोलेंगे और इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन पर आज भी बहस चलती है। अगर आप यह सच सफाई देखना चाहते हैं, अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं। और नीचे कमेंट में लिखिए, वीर या गद्दार, आप क्या सोचते हैं? सबसे दिलचस्प कमेंट को अगली वीडियो में पढ़कर रिव्यू करूंगी। चलिए, अब रुकते नहीं, भाग 2 में मिलते हैं।